Vedant Career Institute for NEET IIT JEE। हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारा जो क्लास 12th है, जो आपके पास उसका चैप्टर 12th है एटम्स, उसको हम आगे पढ़ेंगे। पीछे वाले लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा था रदरफोर्ड एटम मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, रदरफोर्ड एटम मॉडल क्या था, ये आपने उसके अंदर पढ़ा था। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है, उसको वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बेस पे हम आगे चलेंगे। अभी अगर वो टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो आगे के टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम रहेगी। और एक बार जाके उसको जरूर देखा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा कि वीडियोस के अंदर आपके पास क्या क्या आपको मिल रहा है। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए है ये। तो सबसे पहले जो आपके पास आज हम स्टार्ट करेंगे वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या पढ़ेंगे हमें? डिस्टेंस ऑफ ए क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या कहता है आपके पास में? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में डिस्टेंस होगी अल्फा पार्टिकल के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में। तो हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटम मॉडल के अंदर, ये आपके पास न्यूक्लियस है, एटम नहीं बोला मैं, यहाँ पे ध्यान रखना न्यूक्लियस है। ये आपके पास एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अराउंड में एटम के अंदर क्या था? स्पेस होता खाली। तो यहाँ ये तो आपके पास न्यूक्लियस हो गया, और यहां पर आपके पास है अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है? अल्फा पार्टिकल। तो जो हमने रदरफोर्ड एटम मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था, हमने उसके अंदर कंक्लूजन्स निकाले थे, रिजल्ट्स निकाले थे रदरफोर्ड के थ्रू। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो पार्टिकल डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन होने वाला, जो पार्टिकल का क्या था? हेड ऑन कोलिजन, जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, किस तरफ है? टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था, किसकी तरफ है? न्यूक्लियस की तरफ। और बिफोर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक करने से पहले रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है 180 डिग्री एंगल से। ये हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो यहां पर आप देख सकते हो जो अल्फा पार्टिकल है, यहां पर उसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। अल्फा पार्टिकल फुल स्पीड से चल रहा था, काइनेटिक एनर्जी के साथ चल रहा था, और वो जैसे ही हेड ऑन कोलिजन, बिल्कुल स्ट्रेट टकराने वाला था, किससे? न्यूक्लियस से। किससे टकराने वाला था? न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव होता है, दोनों में रिपल्सन होगा। दोनों में क्या होगा? रिपल्सन। तो धीरे धीरे क्या होगा? रिपल्सन से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी, स्पीड कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी कम होगी, एक डिस्टेंस पे आके रुक जाएगा, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पे आके रुक जाएगा, और रिट्रेस पाथ, रिपल्सन से अपने पाथ पर वापस चल पड़ेगा। तो जिस डिस्टेंस के ऊपर आपके पास में अल्फा पार्टिकल स्टॉप हुआ है, कहां से? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से जिस डिस्टेंस के ऊपर अल्फा पार्टिकल स्टॉप हुआ है, और सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी पर। तो ये डिस्टेंस जो होते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होगा? व्हेन अल्फा पार्टिकल इज गोइंग ऑन हेड ऑन कोलिजन, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज गोइंग ऑन ए हेड ऑन कोलिजन विद द न्यूक्लियस, जब अल्फा पार्टिकल क्या जा रहा था? हेड ऑन, सीधा टकराने वाला था, किससे? न्यूक्लियस से। इट स्टॉप्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पे स्टॉप हो जाएगा, एंड रिट्रेस इट्स पाथ, और इस पॉइंट से क्या करे? अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। दिस डिस्टेंस एट विच ऑल द काइनेटिक एनर्जी, ऑल द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो ये डिस्टेंस जहां पर ये हैपन हुआ है, जहां काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, अल्फा पार्टिकल आके स्टॉप हो गया कोलिजन से पहले ही, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। व्हेन अल्फा पार्टिकल इज गोइंग ऑन हेड ऑन कोलिजन विद द न्यूक्लियस, इट स्टॉप्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड ऑल द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, and it stops and retrace its path, and this distance is called डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहां से सबसे बेसिक बात आपको जानना है, इससे जो प्रूफ आएंगे, हमने यहां पर डाला क्या है? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको आपने कन्वर्ट किया यहां पे। तो यहां सबसे पहले हमारे पास क्या? लेट अल्फा पार्टिकल, लेट अल्फा पार्टिकल। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या था? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 ही होता है, पॉजिटिव। 2 प्रोटॉन्स के कल पॉजिटिव चार्ज होता है, पिछली वाली वीडियो के अंदर भी हमने पढ़ा था। अब
कंसीडर ए न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर Z। क्या आपके पास एटॉमिक नंबर है Z? जो न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास है Z है। एटॉमिक नंबर क्या देता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आइसोलेटेड अकेला एटम है जो किसी ने किसी साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं की है तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। तो Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। एक प्रोटॉन के लिए चार्ज हम E अगर मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है E। Z क्या है आपके पास? एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ये आपको पता है। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे आपके पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? Z। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन ए न्यूक्लियस, अगर मैं सभी प्रोटॉन्स का चार्ज निकाल लूं, वही चार्ज ऑन क्या रहेगा आपके पास में? न्यूक्लियस रहेगा। तो चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना है? E। प्रोटॉन्स कितने हैं? ZE। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का चार्ज ही क्या कहलाएगा आपके पास है? चार्ज ऑन ए न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ZE, इसको आप चाहे रट लीजिए एक तरीके से। चार्ज ऑन न्यूक्लियस ZE होता है जहां पर Z एटॉमिक नंबर है। चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज ZE वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2E। लेट अल्फा पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v and m is the mass of alpha particle. Consider a alpha particle of mass m moving with velocity v. अल्फा पार्टिकल जिसका मास कितना है m, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो इनिशियल है, इसको इनिशियल लिख लीजिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला आपने पढ़ा था, हाफ mv²। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। हमने क्या पढ़ा? यहां कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। पीछे वाले जो टॉपिक्स, जो फॉर्मूले आएंगे आपको उसको भी रिवाइज करवाते रहेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? Q/4πε0r। और ये चार्ज जो भी सेकंड चार्ज आपके पास रहेगा, ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यहां से याद कर लीजिए। पोटेंशियल होता है Q/4πε0r। एक ही चार्ज और एक ही r रहेगा पोटेंशियल के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 चार्ज होता है, r² होता है। फोर्स के अंदर 2 चार्जेस होते हैं और r² होता है। अगर मैं पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई करता हूं? चार्ज से, तो क्या देता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे बेसिकली बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन है कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरफ जा, धीरे धीरे उसको रिपेल हुआ। रिपल्सन से वो क्या? उसकी वेलोसिटी कम होती गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो यहाँ पर जहां पर आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का पॉइंट है, इस पॉइंट को P नाम दे देते हैं। जैसे पॉइंट P पर पहुंचेगा, यहाँ पर रीच करते क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने पर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी आपके पास। तो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी आपके पास में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्या रहेगा आपके पास? पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? Q/4πε0r, मतलब फर्स्ट मेन चार्ज जो आपका है, जो मेन सोर्स चार्ज जो आपका है। मेन सोर्स कौन है पोटेंशियल लगाने वाला? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? ZE। जब न्यूक्लियस का चार्ज ZE है तो यहाँ पर फर्स्ट चार्ज की जगह क्या रखोगे? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस अपॉन 4πε0 r0, जो आपके पास क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। सेकंड चार्ज किसके लिए? अल्फा पार्टिकल के लिए। अल्फा पार्टिकल के लिए क्या हमने माना था? 2E माना था। ये आपके पास क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या आ जाएगा आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब हमने क्या पढ़ा? देखो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, कई बार टीचर्स भी कर देते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P आर इक्वल। यहां पर तो स्टॉप हो गया, यहां पर स्टॉप होने पर काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। यहां स्टॉप होते काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, क्योंकि सारी काइनेटिक कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां पर आप बोल सकते हो
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी आर इक्वल। अगर यहाँ 10 जूल काइनेटिक एनर्जी थी तो ये कन्वर्ट होगी 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, इसी एक पॉइंट के ऊपर दोनों इक्वल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था आपके पास, जो अभी हमने निकाला, हाफ mv स्क्वायर। ये तो काइनेटिक एनर्जी थी, ये कन्वर्ट हुई थी किसके, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी, ये 10 जूल, ये भी 10 जूल, इक्वल है। तो सॉरी, एक बार मार्कर उठा लेते हैं। तो आपके पास में क्या रहेगा, 10 जूल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी 10 जूल में। तो हाफ mv स्क्वायर किसके को लेगा, पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, Ze इंटू 2E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। हमें रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आर नॉट मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में चले जाएंगे, Ze इंटू 2E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, तो हमारा चला गया ऊपर। तो यहाँ हाफ mv स्क्वायर मल्टीप्लाई था, डिवाइड में आ जाएगा। जो ये हाफ mv स्क्वायर है, इसको E भी लिख देते हैं कई बार, तो कई एग्जाम्स के अंदर आपके पास लिखा मिले आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ई क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर की जगह ही क्या आएगा आपके पास, ई रहेगा। तो इसको वैसे भी लिखना चाहो तो आपके पास अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसके अंदर भी फार्मूला रहेगा, 2 एज दिस जेड ई इंटू ई, क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ई क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। तो ये था आपके पास में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए एक्सप्रेशन। तो अब इसको सिंपली मेथड से याद करते हैं। सबसे पहले चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल हमें पता रखना, ध्यान में रखना, पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, मूविंग विद वेलोसिटी v ऑफ मास m, गोइंग ऑन हेड ऑन कोलिजन विद द न्यूक्लियस, स्टॉप्स एट सम डिस्टेंस, ऑल द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड इट रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा। तो यहां से आपके पास कह रहा है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e, चार्ज ऑन न्यूक्लियस Ze, रट लीजिएगा इसको, Ze बार बार यूज होने वाली चीज है आपकी। अल्फा पार्टिकल का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज बार बार यूज होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली पोटेंशियल इनटू चार्ज से, दोनों को इक्वल पुट करते हैं। लेकिन इक्वल पुट करने से पहले बताना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। तो ये आपके पास में कन्वर्ट होने पर क्या हो रहा है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू Ze इंटू 2e अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट लिखोगे। अब यहाँ से आर नॉट अपर साइड, बाकी लोअर साइड। तो सिंपली अगर आपको प्रूफ ही याद रखना है तो डायरेक्टली याद रखो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल पुट करना है। तो ये आपके पास क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रहेगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, 2Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। क्या है आपके पास है, काइनेटिक एनर्जी। ई क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां से हम पढ़ेंगे इंपैक्ट पैरामीटर। क्या पढ़ोगे, इंपैक्ट पैरामीटर। तो जो इंपैक्ट पैरामीटर है आपके पास में, इंपैक्ट पैरामीटर एक डिस्टेंस को ही नाम दिया गया है। किसको नाम दिया गया है, डिस्टेंस को ही नाम दिया गया है। इसके अंदर आपने अभी पढ़ा, हमने हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज हमने क्या लिया था, Ze। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज हमने लिया था 2e, पॉजिटिव में लिया था, ये भी पॉजिटिव था, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है। अब ये अल्फा पार्टिकल जो हेड ऑन कोलिजन पे था वो सम डिस्टेंस पे रुकेगा और वापस रिट्रेस कर लेगा अपने पाथ को। इसको हमने बोला था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r नॉट। अब ये अल्फा पार्टिकल ये तो डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन पे था, तो जो पार्टिकल थोड़ा अपर या लोअर साइड होगा उसमें डिफ्लेक्शन होगी, वो अपने पाथ को चेंज करेगा ड्यू टू रिपल्शन। जैसे ये अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ जा रहा है तो ये क्या करेगा, रिपेल होगा। तो जैसे जैसे इसके पास जाता जाएगा वैसे वैसे रिपल्शन इसका पाथ है चेंज होता जाएगा। जैसे जो थोड़ा और अवे है वो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करेगा, जो बहुत ज्यादा दूर है वो क्या रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट पास आउट कर जाएगा। तो ये देखो यहां से ये डिस्टेंस अलग अलग, ये एक तरीके से आप सेंट्रल लाइन मान लें इसको, ये न्यूक्लियस के सेंटर से पास आउट करके सेंट्रल लाइन होगी। अब सेंट्रल लाइन से हर एक अल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस के क्या है, अलग अलग। ये अल्फा पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंट्रल लाइन से अलग है, ये अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन के यहाँ पे अलग है।
तो यहां पर एक तो सेंट्रल लाइन है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए, किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। तो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, इसका प्रूफ वगैरह आपके एग्जाम्स में कहीं नहीं आता है, इस बात का भी ध्यान रखें। ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया और ये सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस है, क्या आपके पास, सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। एंड दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन, जो वेलोसिटी वेक्टर किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए। जो अल्फा पार्टिकल है आपका, उसके चलने की डायरेक्शन को वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बोलोगे आप, जिस डायरेक्शन अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है इनिशियली, ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी वेक्टर अल्फा पार्टिकल। और यहां से जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल क्लोज जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसके पास में रिपल्सन से इसका पाथ चेंज होगा। अगर रिपल्सन नहीं होता तो ये पाथ एज इट इज ही रहता, यह पाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहता। तो यहां पे देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी से शो कर देते हैं इसको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस के बीच में है आपके पास में, ये सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, क्या है, सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। एक एक बात को ध्यान से सुनना, इसमें छोटी डेफिनेशन से ही आपके पास आंसर खत्म हो जाएगा। ये क्या है, सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, और ये क्या था, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अल्फा पार्टिकल। ये डायरेक्शन किसके लिए थी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये आपके पास में थी। अब जैसे जैसे क्लोज जाएगा पाथ चेंज होगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब यूज कर रहे, जब पार्टिकल फार अवे था, ये बात भी ध्यान रखने के लिए। तो डिस्टेंस किस किस के बीच में हुई, सेंट्रल लाइन के बीच में न्यूक्लियस के, और सेकंड किसके बीच में हुई, अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर के। तो दो चीजें होंगी आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हेन दे आर फार अवे, जब अल्फा पार्टिकल फार अवे था फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर था अल्फा पार्टिकल, मतलब वो डिस्टेंस तब लेनी जब अल्फा पार्टिकल दूर है और उन दोनों के बीच में कोई भी आपके पास रिपल्सन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रिपल्सन के साथ पाथ चेंज होगा। यहाँ पे आपके पास में ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो आपके पास इंपैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन बोलोगे, उसी के साथ में आपके पास खत्म हो जाएगा अभी। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए अल्फा पार्टिकल व्हेन इट इज फार अवे, जब बहुत ज्यादा दूर था, कहां से, फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसके बाद दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अल्फा पार्टिकल व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब अल्फा पार्टिकल क्या था, फार अवे था, कहां से, न्यूक्लियस से। तो यहां से आपके पास में जो चीजें हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ये बोली जाती है इंपैक्ट पैरामीटर। अभी हमने आंसर निकाला था जेड ई इंटू 2e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपने निकाला था क्या चीज, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब बार बार अलग अलग फार्मूले याद करोगे, तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, जो जेड ई इंटू 2e था, इसको मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर इंटू 2, एंगल मैंने आपको बताया इनिशियल और फाइनल पाथ के बीच का एंगल है। इस 2 को हटा के हम यहाँ यूज करते हैं कोट थीटा बाई 2। क्या यूज करते हैं, कोट थीटा बाई 2। तो ये फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, इंपैक्ट पैरामीटर। को ज्यादा अलग से फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, कोट थीटा बाई 2। आपके पास ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, जो आपके डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच था वो कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर इंपैक्ट पैरामीटर में। तो इसको एक बार क्लियर लिख लेते हैं, जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2, कोट थीटा बाई 2 कहीं कोस थीटा बाई 2 कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ई भी लिख सकते हैं। ई क्या था आपके पास, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी सेंट्रल लाइन के बीच में न्यूक्लियस के और अल्फा पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में, ध्यान रखना एक अल्फा पार्टिकल के बीच में और सेंट्रल लाइन के बीच की डिस्टेंस है, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बिटवीन द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। फर्स्ट क्या है, सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, और सेकंड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, व्हेन फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। एंगल थीटा रहेगा यहाँ पे,
इसी एंगल को हम यहाँ यूज करेंगे, इसका प्रूफ वगैरह कहीं यूज नहीं है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज लगा लीजिए एक तरीके से आपके लिए। यहाँ पे जेड स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ई, ये क्या रहेगा आपके पास, इम्पैक्ट पैरामीटर रहेगा। तो यहाँ से आपके पास में दोनों के बीच की डेफिनेशन देखो, एक तो आपके पास था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किस किस के बीच में डिस्टेंस रहेगी, न्यूक्लियस के बीच में और अल्फा पार्टिकल के बीच में, जहां पर स्टॉप होता है जब वह हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। ये तो डिस्टेंस थी न्यूक्लियस के बीच में और अल्फा पार्टिकल स्टॉप होने के बाद की डिस्टेंस, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इंपैक्ट पैरामीटर सेंटर लाइन है न्यूक्लियस की और वेलोसिटी वेक्टर अल्फा पार्टिकल का। व्हेन दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जब वो एक दूसरे क्या थे, फार अवे थे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। इंपैक्ट पैरामीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जबकि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपके पास क्या रहेगी, डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस के बीच में, किसके साथ में, न्यूक्लियस के, और जहां पर पार्टिकल स्टॉप हो गया अल्फा पार्टिकल और रिट्रेस करता अपने पाथ को, क्या थी आपके पास, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। क्या आएगा आपके पास है, इलेक्ट्रॉन। आपकी बुक्स के अंदर मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का टॉपिक, इस बात का ध्यान रखना, बुक्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मिलता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस बात का ध्यान रखना। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो आपके आगे वाले टॉपिक्स के अंदर भी जरूरी है। हेडिंग आपका क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट रहेगा। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट हेडिंग है आपकी बुक्स के अंदर, लेकिन आपके क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, इस बात का ध्यान रखना है। यहां पर पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ या टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम या इन एनी एटम। इन एनी एटम वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ, सॉरी, टोटल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। किसके अंदर है, हाइड्रोजन एटम। टोटल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी, तो वो निकालोगे आप। सेकंड, शो दैट टोटल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, क्या शो करना है, टोटल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज ए नेगेटिव। टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव शो करोगे, टोटल एनर्जी नेगेटिव शो करोगे। यहाँ पे नेगेटिव शो होने का मीनिंग क्या है, वो बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ, अट्रैक्शन के कारण वो बाउंडेड है। तो ये तीन चीजें हैं आपके पास, इनमें से तीनों में से आपके पास कोई भी वो पूछ सकता बात, जिसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन चाहो पूछ सकता है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम पूछ सकता है, या शो करने के लिए कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर नेगेटिव होती है। आपके पास बुक्स के अंदर टॉपिक गिवन है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा। वैसे अभी हमने पढ़ा था चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या होता है, Ze पॉजिटिव। अभी मैंने पहले बोला था इसको रट लो आप, बिल्कुल बात को ध्यान से रखो ध्यान में। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है, Ze। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। और हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो चार्ज ऑन हाइड्रोजन न्यूक्लियस क्या होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, ये तो मैं वैसे लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, सॉरी, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज कितना रहेगा, E पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। अगर कोई अदर न्यूक्लियस लेता तो मैं यहाँ Ze कर देता। बस यही डिफरेंस है टोटल एनर्जी किसी भी आइटम के लिए निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में, या आपके पास हाइड्रोजन के लिए Z और 1। तो हाइड्रोजन के हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें कितना रहेगा चार्ज, +E। अब ये तो न्यूक्लियस था जिसके ऊपर चार्ज +E है, इसके अराउंड में कौन रोटेट करा, इलेक्ट्रॉन रोटेट करा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में रोटेट कर रहा है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी हम E लेते हैं, अट्रैक्शन में नेगेटिव आता है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम -E लेते हैं, ये लिखना नहीं है, ये बात सिर्फ समझाने के लिए था। तो कंसीडर ए हाइड्रोजन एटम, हमारे पास क्या हाइड्रोजन एटम है जिसे न्यूक्लियस के पास चार्ज क्या है, +E, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है -E होता है। अब यहाँ जो डायग्राम, इस बात पे ध्यान रखना बेटा, देखिए यहाँ जो चीज आपको अभी बताई जाएगी ये आगे आपके टॉपिक्स में भी यूज होगी बार बार। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, आपने पढ़ा था कोई भी चीज जब सर्कल में रोटेट करती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। किसकी जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। हम इसका एक तरीके झूठा फोर्स बोलते हैं सबसे ज्यादा।
ये बात अभी ध्यान रखने की है, ये आपके बार बार टॉपिक्स में बार बार एग्जाम्स में आती है। ये घूमने के लिए कौन सा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। क्या होता है? mv²/r। अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट करा न्यूक्लियस के अराउंड में, रोटेशन में है। रोटेशन में तो कौन सा फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हमने बोला इसको झूठा फोर्स है सबसे ज्यादा। अभी यहाँ आपके पास ऐसा कौन सा फोर्स है जिसके कारण बाउंड है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ? एक ऐसा फोर्स है जिसने इलेक्ट्रॉन को बाउंड किया है, जो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ में बाउंड के बांधे हुए है और जिसके कारण वो रोटेट कर रहा है, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कूलम्ब्स का फोर्स। किस किस के बीच में? न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। कूलम्ब्स फोर्स क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ से आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये चीज होती है। वैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बेस हम नेगेटिव पॉजिटिव लगाते हैं। एनर्जी के अंदर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन पे रिपल्सन पे डिपेंडेंसी है, लेकिन वैसे फोर्स आपके पास यहाँ -e नहीं लेना, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव आपके पास बाई डायरेक्शन बेस लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। वैसे छोड़ दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो घूमने के लिए कौन से फोर्स की रिक्वायरमेंट? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। किसी चीज को रोटेट करना है, घूमना है, तो कौन सा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाएगा? न्यूक्लियस लगाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कौन लगाएगा? न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो बाउंड किए हुए इलेक्ट्रॉन को कि भाई मेरे चारों तरफ घूमता रहे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने लगाया? न्यूक्लियस ने लगाया इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कौन से फोर्स के थ्रू लगाया? कूलम्ब्स लॉ के थ्रू, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो आपको बात में जो माइंड के अंदर बात याद रखनी है वो याद रखनी है, फोर्स रिक्वायर्ड या सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड में रोटेट करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, इज प्रोवाइडेड बाय, कौन उसको अप्लाई करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस किस के बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में आएगा? न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन to revolve around the nucleus is provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको रोटेट कराएगा, और रोटेट कराने के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल रख लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालते हैं पहले। यहां पर हमारे पास न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? +e, क्योंकि फर्स्ट चार्ज न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया है किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो इसलिए फर्स्ट चार्ज किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए। न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के लिए तो +e होता है, और अदर किसी के लिए भी लोगे तो Ze लेते हैं हम। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहता है? 1/4πε0। फर्स्ट चार्ज किसके लिए? न्यूक्लियस Ze, लेकिन हाइड्रोजन के लिए Ze की Z क्या हो जाएगा? 1। तो यहां क्या पुट कर दोगे? तो +e, या सिंपली e लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज e है। अगर सर्कल में जिसमें वो रोटेट करा, जिस ऑर्बिट में रोटेट करा, उसकी रेडियस है r, तो फोर्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन 4πε0 इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रोटेट करा रहा है। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है? रोटेट करा रहा है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसी इक्वल रखोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स के mv²/r के इक्वल पुट करो, क्योंकि ये भी रोटेट करा रहा है। और ये फोर्स झूठा फोर्स है सबसे ज्यादा, क्योंकि यही फोर्स उसी के इक्वल आ जाता है जो रोटेट कराता है। जो भी फोर्स किसी चीज को सर्कल में रोटेट कराएगा, ये उसी फोर्स के जाके इक्वल बैठ जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में रोटेट करा था, तो उसके इक्वल आ गया। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास? e²/4πε0। 1r से 1r क्या हो जाएगा? कैंसिल। किसके इक्वल रहेगा? mv² के। अगर मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड्स बाई 1/2, 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/2 से इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 4 जा 8 हो जाएगा। हाफ mv² क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है आपके पास? e²/8πε0r आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। सेकंड, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालें। पोटेंशियल एनर्जी हमने पीछे ही पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हमने पीछे ही पढ़ा। अभी
पोटेंशियल फॉर्मूला क्या था, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, एक ही चार्ज और R, एक ही चार्ज और R। आपको बार बार फॉर्मूले रिपीट कराता रहूंगा, आपको याद होते रहेंगे, आपके एग्जाम से ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे भी जा सकते हैं। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, एक ही चार्ज और एक ही R होता है पोटेंशियल के अंदर। तो फर्स्ट चार्ज मेन न्यूक्लियस का होता है, न्यूक्लियस में हमारे पास हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो सिंपली E रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R सर्कल की रेडियस होगी। सेकंड चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव अट्रैक्शन के कारण रहेगा, क्योंकि अभी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, तो क्या रहेगा माइनस के ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं और काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपको निकालनी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके पास, माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब आपको एक चीज पता होते हैं, यहां से क्या कॉमन आएगा, ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन आ जाएगा। ये स्टेप आपको लिखना नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको वैसे प्रूफ के लिए बता रहा हूं। ई स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या रिमेनिंग रहा 1/4, सॉरी यहाँ पे हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का था 8 था, सॉरी यहाँ रहेगा 8, 1/8 माइनस 1/4। यहाँ राइटिंग में थोड़ी दिक्कत रहेगी तो थोड़ा ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी क्या था 8 था, यहाँ मैंने 4 लिख दिया था, तो 1/8 माइनस 1/4। अब आपको पता माइनस 1/4 में ऐड करोगे 1/8, तो 1/8 ही रिमेनिंग रहेगा, क्यों माइनस 1/8 माइनस 1/8 1/4 बनाते हैं, 1/8 प्लस 1/8, तो डायरेक्टली याद रख लेना आप लोग, माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये क्या आएगी, टोटल एनर्जी आएगी। तो यहां हमने पहले क्या निकाली, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स किस किस के बीच में होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा आपके पास में किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां से निकलेगी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल इंटू चार्ज, क्या होती है पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो पोटेंशियल की वैल्यू रख दी हमने, चार्ज पहले यहां से निकली पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को हमने ऐड किया 1/8 और माइनस 1/4, तो माइनस के 1/8 रिमेन है, क्यों माइनस के 1/4 बड़ा है, माइनस 1/4 ग्रेटर देन 1/8 होगा, और कितना ग्रेटर है, माइनस के 1/8 ही ग्रेटर है। तो इस स्टेप को आप याद रखने की जरूरत नहीं है कॉमन निकालने के लिए, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इन दोनों को सम करो और आंसर लिख दो, माइनस के ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R नेगेटिव में। तो यहाँ से आपके पास एक बात देखो, यहाँ से टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम निकल गई, टोटल एनर्जी ये है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम नेगेटिव है, ये भी आपके पास प्रूफ हो रहा है। तो ये आपके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट या टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो ये आपके बेसिक से टॉपिक्स है आपके जो आपको पढ़ने थे, तो आगे के जो चैप्टर्स, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास अगर आपने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आपको प्रॉब्लम रहेगी इस लेक्चर के अंदर भी, तो एक बार जाके पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से नोट्स बनाइए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, उसके अंदर जाके टेलीग्राम ग्रुप को ओपन कीजिए, वहाँ ज्वाइन कीजिए, आपको वीडियोज़ का लिंक भी मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।